गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो अब तक तो हमने पढ़ा था औसत अभिक्रिया वेग। आज हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो अभिक्रिया का अब हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो देखिएगा, तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या है, किसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं? तो तात्क्षणिक वेग का मतलब है किसी क्षण अभिक्रिया का जो वेग होता है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहा मैंने? किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। या दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, वो देखिएगा। सेकंड परिभाषा क्या है इसकी, या तात्क्षणिक का मतलब बहुत छोटे समय अंतराल में क्रियाकारकों उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो हम यह कह दें कि या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में क्रियाकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, क्या कहलाता है? उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो यहां जब निकालेंगे अपन आर इंस्टेंटेनस, ये क्या आएगा? ये आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। मतलब हमें जो समय अंतराल मानना है वो अनंत सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा, लगभग शून्य मानना है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या था, वो प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? लिमिट हटाएंगे तो यहाँ आर इंस्टेंटेनस कितना आएगा? इंस्टेंटेनस होता है तात्क्षणिक, ये कितना आएगा? प्लस माइनस, ये हटाया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डेल्टा की जगह डी अपॉन डी टी। क्लियर? ये है तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। क्लियर? डीसी बाई डी टी। अब इसे किसी अभिक्रिया के लिए हम कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, ग्राफ के द्वारा हम इसे कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो तात्क्षणिक वेग का मतलब है अनंत सूक्ष्म अंतराल में या अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में क्रियाकारकों व उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे मान लो एक अभिक्रिया ले ली, क्रियाकारक से उत्पाद। क्लियर? इस अभिक्रिया के लिए आपने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, यहाँ पर आपने ली सांद्रता और यहाँ पर आपने ले लिया समय, और ये इसका ग्राफ आया, वक्र आया। तो तात्क्षणिक का मतलब है अपन चलते चलते अपन से कहा कि बिंदु ए पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो बिंदु ए पर जो अभिक्रिया का वेग आएगा वो कहलाएगा क्षणिक वेग, मतलब तात्क्षणिक वेग। और बिंदु ए पर जब वेग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इसकी एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी ऐसे, और स्पर्श रेखा खींच कर इसका एक ढाल निकालेंगे अपन। ढाल का मतलब dy बाई डी एक्स निकालेंगे। t1 सांद्रता समय पर c1 सांद्रता है, और ये t2 समय पर c2 सांद्रता है। तो वहां जब ये औसत वेग था तो डेल्टा c था, लेकिन यहाँ पर अब ये dc है, सांद्रता में परिवर्तन, और समय में परिवर्तन जो है वो dt है। क्लियर? तो यहाँ जो r इंस्टेंटेनस आएगा, क्या आएगा? r इंस्टेंटेनस आएगा, वो कितना आएगा? c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस c1।
अब C2 बड़ा है, C1 बड़ा है, C1 बड़ा है, तो जब ये C1 वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो यहाँ पे आ गया माइनस DC अपॉन DT। क्लियर? ये आ गया उत्पाद के लिए, सॉरी क्रिया कारक के लिए। क्लियर? इसको मैं नीचे लिख दूं, R इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस का DC अपॉन DT। तो आप हमेशा ध्यान रखना, वेग तो धनात्मक होता है, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर क्रिया कारकों की सांद्रता में क्या आ रही है? कमी आ रही है, सांद्रता समय के साथ साथ घटती जा रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी को। क्लियर? अब ऐसे ही यदि मैं इसको उत्पाद के लिए बनाता, इसी ग्राफ को उत्पाद के लिए बनाता, तो यहाँ पे हमने ले ली सांद्रता और यहाँ पे हमने ले लिया समय, और उत्पाद के लिए ग्राफ आता है ऐसा आता। तो बिंदु ए पर हमें निकालना है कि बिंदु ए पर क्या वेग होगा अभिक्रिया का, तो कहलाएगा क्षणिक वेग, मतलब तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। क्लियर? और तात्क्षणिक वेग निकालना क्या करना पड़ेगा? बिंदु ए की स्पर्श रेखा खींचनी है आपको, और स्पर्श रेखा खींच कर इस पर क्या निकालना है? ढाल निकालना है। ये आपने दो सांद्रताएं ले ली, पहले तो T1 समय पे ले लिया C1 और T2 समय पर ले लिया C2। ये हो गए आपके DC और ये हो गया आपके DT। क्लियर? तो यहाँ जो R इंस्टेंटेनियस आएगा इस केस में, ठीक है ना, इस केस में जो R इंस्टेंटेनियस आएगा वो कितना आएगा? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। C2 बड़ा है या C1 बड़ा है? C2 बड़ा है, और जब यहाँ पर C2 बड़ा है तो ये क्या आएगा? प्लस DC अपॉन DT। ये कहलाता है क्षणिक वेग या तात्क्षणिक वेग। क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग। और जिस तरह से आपने औसत वेग को प्रदर्शित किया किसी अभिक्रिया के लिए, वैसे हम यहाँ पर तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर, ये क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अपन देखें कि कोई भी अभिक्रिया के लिए क्षणिक वेग को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो देखिएगा आप। तो जैसे मान लो ये एक अभिक्रिया दे दी M1A प्लस M2B बराबर N1C प्लस N2D। अब कह दे कि भाई इस अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित कीजिए, कैसे आएगा वो देखिएगा। तो यहाँ अपन बात करें RIN इंस्टेंटेनियस कितना होगा? एक क्रिया कारक है तो ये तो 1 में जाएगा, नीचे जाएगा 1/M1। क्रिया कारक के लिए क्या आएगा? साइन माइनस का आएगा, बस वहां डेल्टा था, यहाँ D हो जाएगा, तो DA अपॉन DT। क्लियर? बराबर माइनस का 1/M2 DB/DT बराबर माइनस C क्रिया कारक है तो क्या आएगा? प्लस आएगा, नीचे 1/N1 DC/DT बराबर यहाँ पे आएगा प्लस 1/N2 DD/DT। अब पहले बोलिए आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ DA/DT ए के गायब होने की दर, DB/DT बी के गायब होने की दर, DC/DT सी के बनने की दर, और DD/DT डी के बनने की दर है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो ये आ गया डी के बनने की दर। अब जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2N2O5 बराबर 4NO2 प्लस O2। इस अभिक्रिया के लिए हमें तात्क्षणिक वेग लिखना है, तो यहाँ क्या आएगा? R इंस्टेंटेनियस या रेट इक्वल टू क्या आएगा? -1/2 DN2O5 बाई DT। क्लियर? बराबर ये उत्पाद है तो 1 प्लस का 1/4 आएगा, 1/4 DNO2 बाई DT, और ये भी प्लस आएगा DO2 बाई DT। क्लियर? ये N2O5 के गायब होने की दर है, ये NO2 के बनने की दर, और ये O2 के बनने की दर है। क्लियर? जैसे आपने और एग्जांपल ले लिया, मान लो यहाँ पर आपने एग्जांपल ले लिया वही
कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें आप, जो भी आपको आता है। जैसे आपने ले लिया 2SO2 + O2 बराबर 2SO3, तो यहाँ पर जो R इंस्टेंटेनियस आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1/2 DSO2/dt बराबर माइनस DO2/dt, और बराबर SO3 उत्पाद है तो प्लस का 1/2 DSO3/dt। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर है चीज? तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्षणिक तात्क्षणिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? अब हमसे यहाँ पर पूछ ले सर एक और वेग आता है अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, तो नाम से फेमस है प्रारंभिक। तो जो प्रारंभ का मतलब क्या होता है, t बराबर 0 जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती तब का है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रारंभिक वेग। किसका? अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। क्लियर? पहले आप बोर्ड देख लीजिए कहां तक दिख रहा है। अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, तो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग की बात करें तो मैंने आपको कहा कि प्रारंभ में जो अभिक्रिया का वेग होता है, प्रारंभ का मतलब है t बराबर 0 पर जो अभिक्रिया का वेग होता है, प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रारंभिक वेग कहलाता है। क्लियर? इसे कहते हैं R प्रारंभिक या इनिशियल। तो t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने यहाँ ले लिया सांद्रता और यहाँ पर ले लिया समय। अब t बराबर 0 पर जैसे R से P एक अभिक्रिया है, तो t बराबर 0 पर P तो होता ही नहीं है, तो 0 होता है। केवल क्या होता है, क्रियाकारक ही क्रियाकारक होता है। तो इसकी सांद्रता ये रही और ये ग्राफ ये आया। तो बिंदु A पर t बराबर 0 मतलब यहाँ पर जो आएगा, इस बिंदु A पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो कहलाएगा क्षणिक मतलब प्रारंभिक वेग। और इसको निकालने के लिए यहाँ एक ढाल बना दी, मतलब स्पर्श रेखा खींच दी, और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल आएगा वो ही अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाएगा। और जो प्रारंभिक वेग होता है, वो प्रारंभिक वेग जो होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है भाई? अधिकतम होता है, क्योंकि प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है। क्या होती है? प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है। कोई कंफ्यूजन? अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग की इकाई। क्लियर? तो अभिक्रिया के वेग की इकाई कैसे निकालेंगे? तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, आपने क्या कहा, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है डेल्टा C बट्टे डेल्टा T। ठीक, ये सांद्रता है और ये समय है। तो यहाँ पर आ गया सांद्रता बट्टे समय। तो अभिक्रिया की जो वेग की इकाई है, जो वेग होगा उसकी इकाई होगी सांद्रता और समय इनवर्स, यही होगी। अब सांद्रता तो आप किस में लिखेंगे, मोल प्रति लीटर में लिखेंगे। अब समय को आप चाहें तो सेकंड में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स। आप चाहें तो समय को मिनट में लिख सकते हैं, तो मोल पर लीटर पर मिनट। आप चाहें तो समय को घंटे में लिख सकते हैं, तो मोल पर लीटर पर घंटा। क्लियर? आप चाहें तो समय को दिन में भी लिख सकते हैं, तो मोल प्रति लीटर और प्रतिदिन। क्लियर? और आप चाहें तो समय को वर्ष में भी लिख सकते हैं। क्या आएगा? मोल प्रति लीटर प्रति वर्ष। क्लियर? अब ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो डिपेंड करेगा। तो आप देखिएगा एक वर्ष जो होता है, उस एक वर्ष में 365 डेज होते हैं।
और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट होते हैं। क्लियर? और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर? ये है आपके यूनिट और दिन वगैरह में संबंध। अगर आपको देखना है तो ऐसे दिखेगा ये। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर कोई एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं आपको। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्या इकाई है? मोल प्रति लीटर और समय इनवर्स। अब समय ये डिपेंड करेगा आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जो डिपेंड करे उसमें कन्वर्ट कर लो आप इनको। क्लियर है? चलिए फिर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन दे दिया, आप क्वेश्चन दे दिया कि एक अभिक्रिया R से P में 25 मिनट में क्रिया कारकों की सांद्रता 0.03 m से 0.25 m रह जाती है, तो अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करो। क्लियर? औसत वेग ज्ञात करना है और साथ ही वेग जो है उसमें समय की इकाई सेकंड और मिनट में भी यूज करना है। तो उसने आगे दिया अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करो जिसमें समय की इकाई मिनट और सेकंड में हो। औसत वेग ज्ञात करो जिसमें समय की इकाई मिनट व सेकंड में हो। क्लियर? समय की इकाई किसमें हो? मिनट और सेकंड में हो। हमें वो ज्ञात करना है। क्लियर है? क्लियर है भाई? हमें ये याद करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। तो आप यहाँ देखो C1 सांद्रता जो है वो तो दे रखी है 0.03 m और C2 दे रखी है आपको 0.25 m। ठीक है? और डेल्टा टी समय अंतराल कितना दे रखा है? 25 मिनट। कितना दे रखा है आपको? 25 मिनट दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्रिया कारकों की सांद्रता घट रही है, तो R इंस्टेंटेनियस क्या आएगा? माइनस dr या डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो माइनस डेल्टा R, ये एवरेज ही निकाल लो, इंस्टेंटेनियस को निकालोगे समय अंतराल बहुत बड़ा है। तो R औसत ही निकाल लिया अपन ने, और आप औसत वगैरह नहीं याद रखो, डायरेक्ट अभिक्रिया का वेग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा R कितना आएगा? C2 माइनस C1। तो C2 माइनस C1 अपॉन डेल्टा T कितना है? 25 मिनट हो गया। C2 कितना है आपका? C2 तो है 0.25, तो आगे माइनस लग ही रहा है। 0.25 माइनस 0.03, सॉरी ये 0.025 है क्वेश्चन में। 0.025 m। क्लियर? तो ये 0.025 है, सॉरी 0.025, ओके, अपॉन डेल्टा T 25। तो यहाँ पर देखिए आप कितना आएगा? 5 गया तो 5 बचा, यहाँ हो गया कितना? 3, तो 0 बचा, यहाँ 0, माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 25। क्लियर? तो ये आया R एवरेज। पॉइंट हटाया तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो पॉइंट हटाया तो नीचे 10 का 3 हो जाएगा। 5 से काटा 5000 बार, और 5000 से 1/5000 हो गया। क्लियर? 5000 का भाग देंगे, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 0 लगाया 100 हो गया, फिर 0 लगाया 1000 हो गया, फिर 0 लगाया। क्लियर? और 10,000 में कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम। तो यहाँ पर R एवरेज कितना आएगा?
आर एवरेज आएगा 2 इंटू 10 टू पावर पॉइंट इधर किस करेंगे 4 हो जाएगा माइनस में 10 टू पावर -4 यूनिट क्या आएगी मोल पर लीटर। समय किसमें लिया आपने मिनट में तो पर मिनट, किसमें लिया समय मिनट में तो पर मिनट। अब आपको सेकंड में करना है तो यहाँ नीचे समय सेकंड में कर देंगे ना भाई, और नीचे जब समय सेकंड में करेंगे तो आप यहाँ देखिए तो मिनट में आ गया आंसर। अब पर सेकंड करना है तो नीचे है टाइम तो नीचे 60 का भाग और दे दें तो यहाँ पे आएगा आर एवरेज बराबर 2 गुना 10⁻⁻4 अपॉन 60। क्लियर, 2 से गया कितनी बार 30 बार और 30 से काटेंगे अपन 1 को 1/30 पॉइंट लगाया 10 हो गया, 0 लगाया 100 हो गया, 3 टाइम 90 कितना बचा 10, 3 टाइम 90 कितना हो गया 0.033 इंटू 10 टू पावर -4 और इस पर लेके जाएंगे तो 3.3 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा। क्लियर, और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जब पर सेकंड में दे रखा हो तो मिनट वाले में 60 से डिवाइड करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। कंफ्यूजन ये है आपके न्यूमेरिकल जो पूछेगा आपसे इस टाइप के औसत वेग पर, वो न्यूमेरिकल। क्लियर, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कह रहा है कभी किया 2a से उत्पाद है तो इसमें एक ही क्रियाकारक एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल से 0.4 मोल रह जाती है। क्लियर है, तो जो डेल्टा ए आएगा वो कितना आएगा 10 मिनट में 0.5 से 0.4 मोल रह गई तो 0.5 माइनस 0.4 कितना परिवर्तन आया 0.1 मोल पर लीटर आया एक ही सांद्रता में परिवर्तन। और समय अंतराल कितना डेल्टा टी जो है वो है 10 मिनट। ओके, और उसने अभिक्रिया का वेग पूछा है तो ये तो एक ही सांद्रता में कमी है। क्लियर है, अब हमसे वेग पूछा है तो अभिक्रिया का जो वेग आएगा वेग बराबर क्या होगा -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब अगर आप यहाँ माइनस लगाते हैं तो फिर यहाँ पे C2 - C1 करो, और नहीं लगाते हैं डायरेक्ट ही प्लस लेते हैं तो आप ये डायरेक्ट ही ये कर सकते हैं, और माइनस लगाया तो यहाँ पे आप जाएंगे 0.4 माइनस 0.5 तो माइनस का 0.1 आया। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे माइनस का 0.1 तो यहाँ कितना आएगा 1/2 0.1 इंटू 10 नीचे आ गया 10। क्लियर, अरे क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आप पॉइंट हटाया 100 हो गया तो 1/200 और 1 में 200 से डिवाइड कर लीजिए आप, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 0 लगाया 100 हो गया, 0 लगाया 1000 हो गया, कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, कितना है 0.005। क्लियर, यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर, ये ऐसे निकालना है आपको औसत वेग या अभिक्रिया का वेग। तो एक ही सांद्रता में परिवर्तन दिया है तो यहाँ पर वेग तो आएगा ना, एक ही संदर्भ में सूत्र ये बनेगा। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर, चलिए सबसे ज्यादा काम आने वाला है, उसका नाम है वेग नियम या वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो जब किसी अभिक्रिया के वेग को क्या कहा मैंने, जब किसी अभिक्रिया के वेग को उसमें उपस्थित क्रिया कारकों की मोलर सांद्रता का मतलब मोल पर लीटर, मोलर सांद्रताओं के घातांकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ही हम उस अभिक्रिया का वेग नियम या अवकल वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहा मैंने, जब किसी अभिक्रिया के वेग को उसमें उपस्थित क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं के घातांकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अभिक्रिया का वेग नियम या अवकल वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे से, अभिक्रिया का वेग नियम या अवकल वेग समीकरण कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे अपन ने मान लिया कि माना एक अभिक्रिया निम्न है, हमने मान लिया, क्या माना हमने अभिक्रिया स्मॉल a स्मॉल b इज इक्वल टू प्रोडक्ट उत्पाद। तो यहाँ a और b क्या है, इसके रसमी का गुणांक है। तो यहाँ जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का
वेग होगा जिसे हम कहते हैं dx/dt। ये कितना आएगा, ये हमने किसके रूप में लिखा, समानुपाती होता है किसके, a की घात x और b की घात y। और जब यहां से हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग बराबर कहलाएगा, मतलब dx/dt बराबर कहलाएगा आपके क्या, के a की घात x और b की घात y। ये जो समीकरण 1 आया है यही कहलाता है अभिक्रिया का वेग नियम। क्या कहलाता है अभिक्रिया का वेग नियम? तो मैं यहाँ कह दूं कि सर समीकरण जो 1 है ये क्या है आपका, एक अभिक्रिया का वेग नियम है। कितना है भाई अभिक्रिया का वेग नियम? तो हमने क्या कहा, जब किसी अभिक्रिया के वेग को उसके क्रिया कारकों की मूलक सांद्रता इस बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित किया तो क्या है, ये सक्रिय द्रव्यमान है जो किसमें होता है, मोल प्रति लीटर में। तो मोलर सांद्रताओं के घातांकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कहते हैं हम वेग नियम। तो ये वेग नियम है और यही कहलाता है अवकल वेग समीकरण। तो आपसे कोई पूछे कि भाई इस अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण लिखिए तो हमें ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर देखो x और y जो है वो घातांक जो है वो एक इसके रश्मिगमिति गुणांक के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ केसेस में बराबर आएंगे और बहुत सारे केसेस में बराबर आएगा ही नहीं। तो ये a और b डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि यहाँ x व y रस समीकरण मिति गुणांक a व b के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारे जिनमें आएगा समान भी आएगा और कुछ में समान नहीं आएगा। तो यहाँ x और y के मान इन रश्मिगमिति गुणांक के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब यहाँ जो k है, यहाँ k क्या है, k जो है वो है वेग नियतांक। वेग नियतांक या इसे कहते हैं अपन विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या कहते हैं इसे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। के को क्या कहते हैं अपन, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है भाई चीज? तो के आ गया आपके वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब इस वेग नियतांक की परिभाषा कैसे आएगी वो देखिएगा। तो यहाँ समीकरण 1 में हम कह रहे हैं भाई समीकरण 1 क्या है आपका, वेग नियम है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यदि A बराबर B सांद्रता हो और बराबर हो 1 m 1 मोल प्रति लीटर हो तो यहाँ जो अभिक्रिया का वेग आएगा, अभिक्रिया का जो वेग आएगा वो बराबर आएगा k। क्लियर? और इस k को ही कहते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या कहते हैं इसे? इस k को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक। क्लियर? जिसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में सभी क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई हो। क्या कहा मैंने, जब किसी अभिक्रिया में सभी क्रिया कारकों की सांद्रताएं इकाई हो तो जो अभिक्रिया का वेग प्राप्त होगा वही उसका विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब यहाँ पर जो वेग नियम है, क्लियर है? अब वेग नियम में जो x और y के मान निकालते हैं ना बेटा, ये मान आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है डायरेक्ट लिख सकते हो, रटा हुआ बोल रहा है कि सर रट लो और इसके मान ये होता है, इसका मान ये होता है, हर अभिक्रिया के लिए रट लो, तो रटना पॉसिबल नहीं है। ये डाटा पर डिपेंड करता है, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। तो x और y की वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकल पर डिपेंड करती है। डायरेक्ट अपन रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते कि x और y की वैल्यू ये होगी, ये एक प्रायोगिक मान है। तो यहाँ जो x और y है, अपन बात करेंगे जो x प्लस y आएगा, इन दोनों का जो योग आएगा वो कहलाती है आपके अभिक्रिया की समग्र कोटि। और अभिक्रिया कोटि अपन कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ x क्या है, x तो कहलाता है a के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि, ये प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है। और y कहलाता है b के
संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाता है भाई, बी के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि। और ये जो एक्स और वाई है इनके मान क्रिया कारकों के रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर है? तो ये कहलाता है वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर? अब देखिए जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस एग्जाम्पल के लिए अभिक्रिया का जो वेग नियम आएगा वो ये आता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो वेग नियम है वो क्या बनता है, अगर अपन डायरेक्ट लिखते तो वेग बराबर आता है k इंटू NO की घात x और h2 की घात y। तो यहाँ x का मान कितना है, 2 है, और y का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए इस रस समीकरण मिति गुणांक NO का तो 2 ही है, लेकिन h2 का 2 है और वहाँ 1 है, तो भिन्न हो गया ना भाई। तो हमने यही तो कहा कि x और y के मान समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। अब कोई मुझसे कहे सर आपने ये कैसे लिखा, तो इसको लिखने के लिए प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन से निकालना है अपन को। 2 क्वेश्चन अपन कल करना सीखेंगे कि कैसे देगा और कैसे निकालेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर कोई कहे सर मैं इसको डायरेक्ट देख के लिख दूं, तो ये डायरेक्ट देख के लिखना रटना कहलाएगा, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब तक ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं देगा तब तक हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर? तब हम उसे ऐसी फॉर्म में लिखेंगे NO की पावर x और x2 की पावर y और x और y के मान निकाल। क्लियर? यहाँ पर देखें, यहाँ a का मान 2 है, a का मान 2 है और b का मान 1 है, और यहाँ x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो यहाँ पर a बराबर x है और b बराबर y हो गया ना भाई। तो यहाँ बराबर हो गई वैल्यू और यहाँ बराबर नहीं है वैल्यू। इसमें देखें a का मान 1 है, b का मान भी 1 है, तो यहाँ a बराबर 1 है और b बराबर भी 1 है, लेकिन यहाँ x बराबर 1 है और y बराबर 0 है। तो ये बराबर नहीं है ना, ये और x और y के मान a और b के बराबर नहीं हो रहे ना भाई। तो यहाँ देखो a का मान 1 है, b का मान भी 1 है, लेकिन यहाँ x का मान 1 है और y का मान आधा है। तो हमने क्या कहा, x और y के मान जो हैं वो क्रिया कारकों के रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, कोई टेंशन? तो ये किस पर डिपेंड करेंगे x और y के मान? ये डिपेंड करेंगे प्रैक्टिकल वैल्यूज पर, जो आपको देगा और देगा तो अपन निकालना सीखेंगे, जो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे कल। थैंक यू। ओके, और आप लाइव क्लास में नहीं आते आप आइएगा, उससे क्या है कि आपको डाउट वगैरह और टॉपिक में जो चीज समझ में नहीं आई वो समझने का मौका मिले दोबारा। थैंक यू।